हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों से आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस से कुछ सवाल जो मुझे पिछले 2 हफ्तों में आए हैं एक खूबसूरत जीवन साथी के बारे में, और लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि कैसे आप ज्योतिषीय प्लेसमेंट को देख सकते हैं और उससे ये पता लगा सकते हैं कि आपको एक अच्छी सूरत वाली जीवन साथी मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहले, एक खूबसूरत जीवन साथी का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है। हो सकता है किसी को एक शख्स इतना खूबसूरत या अच्छा ना लगे जितना दूसरे को लगता है, क्योंकि खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है। लेकिन दुनिया खूबसूरती को जैसे देखती है और समाज उसे जैसे स्वीकार करता है, वो कुछ प्लेसमेंट से पता लगाया जा सकता है। और अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि आपका जीवनसाथी खूबसूरत है, तो आपको भी लगता है, अरे वाकई मेरा जीवनसाथी बहुत खूबसूरत है। ना सिर्फ मैंने ऐसा महसूस किया, बल्कि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त और दूसरे लोग भी, हो सकता है ऑफिस में भी लोग कह रहे हैं, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतना खूबसूरत जीवन साथी मिला है। तो फिर आपको उसकी पुष्टि भी मिल जाती है। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में किन प्लेसमेंट को देखते हैं जो आपको एक संभावना दे सकते हैं, कोई गारंटी नहीं लेकिन संभावना, एक खूबसूरत जीवन साथी की। और ये देखना होगा कॉम्बिनेशन में, लग्न चार्ट के साथ और आपकी जिंदगी के कुछ हिस्सों के साथ, ताकि कुछ नतीजे मिल सकें। फिर नवांश, ज्यादातर मामलों में आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो अगर आपका लग्न चार्ट आपको बहुत अच्छी सूरत वाला जीवन साथी नहीं दे रहा है, लेकिन नवांश आपको अच्छे प्लेसमेंट दे रहा है, तो ये एक कॉम्प्रोमाइज है। मतलब कि वो शख्स प्रेजेंटेबल तो होगा लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत नहीं होगा। हालांकि अगर लग्न में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हैं, तो लुक्स के नजरिए से आपका कम से कम 70% काम हो जाता है, और बाकी बचा हुआ 30 से 40% जो भी बचता है वो नवांश भर देता है। तो नवांश डी एक चार्ट में, लग्न चार्ट में संभावना के होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम शुरुआत कैसे करें एक खूबसूरत जीवन साथी की संभावना या प्रोबेबिलिटी को देखने का। अब हम आम तौर पर मानते हैं कि 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी अच्छा होना चाहिए। मैंने ये पाया है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग लग्न की भी जरूरत है एक खूबसूरत जीवन साथी पाने के लिए। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि अगर आप खुद बहुत सुंदर नहीं हो, तो आपको बहुत बहुत सुंदर जीवन साथी कैसे मिल सकता है, क्योंकि आम तौर पर जीवन साथी या 2 पार्टनर में कुछ न कुछ समानता होती है। कोई इंसान बहुत बदसूरत नहीं हो सकता है और उसका जीवन साथी इतना खूबसूरत हो। इस तरह के केस समाज में बहुत कम हैं। हो सकता है एक प्रेजेंटेबल आदमी हो और बहुत खूबसूरत जीवन साथी, मसलन खूबसूरत बीवी, या फिर आपको एक प्रेजेंटेबल बीवी मिल सकती है और बहुत हैंडसम आदमी। तो समाज में जिधर भी देखो, तुम देखोगे कि कपल्स आम तौर पर एक दूसरे से काफी हद तक मैच करते हैं, या फिर शादी के करीब 10 साल बाद वो एक दूसरे से मैच करने लगते हैं। तो जब आप शादी के दिन किसी कपल को देखते हो, तो वो एक दूसरे से बहुत अलग लग सकते हैं। उसी कपल को देखो उनकी शादी की तारीख से 10 साल बाद, और तुम पाओगे कि वो एक जैसे हो गए हैं, वो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते लगते हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि तुम उन्हें साथ में इतना देखने के आदी हो गए हो कि तुम्हें लगता है कि ये मैच करते हैं, और इसलिए भी कि तुम उन्हें साथ में देखने के आदी हो। खास तौर पर अगर उस शादी से कोई हॉरर स्टोरी सामने नहीं आई हो, तो तुम्हें लगता है कि ये शख्स और ये 2 लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, या ये एक दूसरे को मैच करते हैं, या ये एक ओके मैच हैं अगर बहुत अच्छा मैच नहीं भी है। तो ये टेंडेंसी भी है जो हम में समय के साथ विकसित होती है, और पति पत्नी भी समय के साथ एक दूसरे के लुक्स शेयर करने लगते हैं। तो अगर पत्नी बहुत खूबसूरत है और आदमी इतना खूबसूरत नहीं है, तो 10 साल बाद तुम पाओगे कि औरत की खूबसूरती का ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाएगा, और इस आदमी की, जो पहले खूबसूरत नहीं था, वो थोड़ा बेहतर दिखने लगेगा। हो सकता है क्योंकि वो खूबसूरत बनने की कोशिश करने लगा है, और बीवी सोचती है,
अच्छा, इतने बदसूरत जीवन साथी के साथ मैं खूबसूरत दिखने की फिक्र ही क्यों करूं? तो असल में खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है, और आम तौर पर हम ये भी देखते हैं कि कपल्स एक दूसरे से काफी हद तक मैच करते हैं। तो अगर पति 60% है तो पत्नी 80 या 85 या 90% होगी, या इसका उल्टा होगा। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ब्यूटी स्केल पर आपको कोई मिले, खास तौर पर आदमी 10% हो और बीवी 90% हो, या आदमी 90% हो और जीवन साथी या पत्नी बहुत कम हो, तो ऐसे मामले कम हैं। तो लग्न बहुत बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अगर तुम खुद बहुत खूबसूरत हो तो तुम्हें भी एक खूबसूरत जीवन साथी मिलता है। दूसरी वजह यह है कि लग्न को स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए, क्योंकि हर ग्रह का 7वां नजर होता है। तो अगर तुम्हारे लग्न में शुभ ग्रह हो तो न सिर्फ तुम खूबसूरत दिखते हो क्योंकि वो ग्रह लग्न में हैं, बल्कि वो ग्रह 7वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और वो अपनी खूबसूरती, अपनी चमक 7वें भाव को भी देते हैं क्योंकि वो उस पर नजर कर रहे होते हैं। क्योंकि ज्योतिष में दृष्टि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना किसी भाव के अंदर ग्रहों का होना। तो अगर तुम्हारे लग्न में 2 शुभ ग्रह हों, खास तौर पर अगर चंद्रमा और बुध का योग हो या कोई योग हो, काफी हद तक एक बहुत बढ़िया संभावना कि तुम एक खूबसूरत शख्स हो सकते हो, और उस प्लेसमेंट की वजह से तुम्हें एक खूबसूरत जीवन साथी भी मिल सकता है, क्योंकि वो कॉन्जंक्शन चंद्रमा और बुध का या चंद्रमा और शुक्र का 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा होता है। चंद्रमा और बुध तुम्हें एक बहुत जवान दिखने वाला जीवन साथी देते हैं, और मुलायम त्वचा वाला जीवन साथी, खूबसूरत स्किन, जवान लुक्स भी। और चंद्रमा रोशनी है, चंद्रमा तुम्हें आकर्षण देता है। और अगर तुम्हारे पास चंद्रमा और शुक्र है, शुक्र खूबसूरती है, चंद्रमा आकर्षण है, त्वचा की मुलायमियत और खूबसूरती, तो वो शख्स बहुत खूबसूरत हो सकता है। तो अगर तुम्हारा लग्न स्ट्रांग हो, जिसमें कम से कम 2 शुभ ग्रह हों, खास तौर पर चंद्रमा और बुध, चंद्रमा और शुक्र, या चंद्रमा और बृहस्पति, या यहाँ तक कि शुक्र और बुध, कुछ हद तक ये तुम्हें अच्छे लुक्स देंगे और तुम्हें एक खूबसूरत जीवन साथी भी दे सकते हैं। दूसरी बात जाहिर है कि 7वां भाव भी स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि 7वें भाव पर या तो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या फिर 7वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों। लेकिन चैलेंज कभी कभी जो होता है, और ये थोड़ी ट्रिकी बात है, तो जब कोई इसमें गहराई से देखता है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। वो ये है कि अगर 7वें भाव में 2 शुभ ग्रह हों और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो शादी में बाहरी लोगों के शामिल होने की चुनौतियां आती हैं। मैं इस पे और विस्तार से नहीं बताना चाहूंगा। उम्मीद है आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। किसी भी तरफ से ऐसा नहीं है कि जीवन साथी वो शख्स होगा जो शादी के बाहर तसल्ली तलाश रहा हो। ये हमेशा फिजिकल प्रेशर नहीं होता। ये तसल्ली हो सकती है या बस किसी ऐसे शख्स को ढूंढना जिसके कंधे पर सिर रखकर रोया जा सके। लेकिन निश्चित रूप से बाहरी लोगों का दखल शादी का हिस्सा हो सकता है, जब 7वें भाव में 2 शुभ ग्रह हों और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो। ये तब और स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब राहु, केतु या शनि की दृष्टि शामिल हो। तो अगर 7वें भाव में 2 शुभ ग्रह हैं, आपको एक खूबसूरत जीवन साथी मिला है और उस पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि है, तो सावधान रहना कि तुम अपने जीवन साथी के साथ कैसा व्यवहार करते हो। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा बनो, उनके साथ सब्र रखो, उन्हें और जगह दो और उन पर भरोसा रखो। सबसे बड़ी चुनौती जब पाप ग्रह 7वें भाव के 2 शुभ ग्रहों पर दृष्टि डालते हैं, वो है भरोसा उठ जाना। और भरोसा उठ जाने की वजह से तुम जासूसी करने लगते हो, तुम अपने जीवन साथी को स्टॉक करने लगते हो। इसकी वजह से दूसरी तरफ भरोसा भी उठ जाता है। जीवन साथी को लगता है ये शख्स वैसे भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। चाहे मैं इस शख्स को कितना भी समझाने की कोशिश करूं, ये शख्स कभी संतुष्ट नहीं हुआ। ये शख्स हमेशा मेरी जासूसी करता रहता है और मुझे हमेशा अपने कंधे के पीछे देखते रहना पड़ता है। तो फिर मैं क्यों ना जाकर वो सब करूं जो मैं करना चाहती हूं। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक खूबसूरत जीवन साथी है और 7वें भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है,
तो आपको बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने का मतलब ये नहीं है कि जीवन साथी को और ज्यादा स्टॉक करो या उसकी जासूसी करो। भरोसे के मामलों में बहुत सारी जगह दो और अपने जीवन साथी पूरा भरोसा करो और तुम्हें वहां पर किसी भी चुनौती के आने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर सातवें भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ हो या किसी शुभ स्थान में हो, मिसाल के तौर पर सातवें भाव का स्वामी जाकर 11वें भाव में बैठता है। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव सामाजिक पहचान का भाव है और इच्छाओं और तमन्नाओं के पूरा होने का भाव और लाभ का भी भाव है। तो सातवें भाव का लाभ क्या है? सातवें भाव के बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, लेकिन सातवें भाव के सबसे अहम लाभों में से एक है एक खूबसूरत जीवन साथी मिलना, क्योंकि ये हमारे दिल की बहुत अहम इच्छाओं और तमन्नाओं में से एक है कि हमें एक अच्छा और खूबसूरत जीवन साथी मिले। और फिर क्योंकि हमें एक खूबसूरत जीवन साथी मिलता है, सामाजिक पहचान भी आती है जो 11वां भाव है। और दूसरी बात यह है कि इच्छाएं और तमन्नाएं भी पूरी होती हैं। तो सामाजिक पहचान आना, इच्छाओं और तमन्नाओं का पूरा होना और सातवें भाव पर लाभ एक खूबसूरत जीवन साथी मिलने के मामले में तब भी आता है अगर सातवें भाव का 11वें भाव में जाने का कॉम्बिनेशन हो या सातवें और 11वें के स्वामी एक साथ आए, 11वें का स्वामी सातवें भाव में आए और सातवें का स्वामी लग्न में सीधे जाए। तो जब आपके पास ऐसे कॉम्बिनेशन हो तो तब भी तुम पाओगे कि तुम्हें एक खूबसूरत जीवन साथी मिल सकता है। फिर तीसरा भाव बहुत अहम है। तीसरा भाव क्यों अहम है? ये सातवें भाव से 9वां भाव होता है। किसी भी भाव से 9वां भाव सबसे बड़े लाभ का भाव होता है। तो अगर तुम्हारे तीसरे भाव में 2 शुभ ग्रह जाते हैं तो भी तुम्हें एक खूबसूरत जीवन साथी मिलने का चांस है। खास तौर पर अगर बृहस्पति तीसरे भाव में जाता है तो भी तुम्हें एक खूबसूरत जीवन साथी मिलने का चांस है, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव से सातवें भाव पर दृष्टि डालता है। तो ये देखते हुए कि तीसरे भाव में कौन से शुभ ग्रह जाते हैं, अगर बुध या शुक्र या चंद्रमा या बृहस्पति इनमें से कोई भी 2 शुभ ग्रह जाते हैं तो एक ऊंचा चांस है। चंद्रमा और बृहस्पति एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि तुम्हें एक खूबसूरत जीवन साथी मिल सकता है। ये इसलिए भी है क्योंकि तीसरा भाव कर्म भाव है। कर्म भौतिक इच्छाओं का भी भाव है, तो शादी भी एक भौतिक इच्छा है और कर्म आत्मीयता या शारीरिक संबंध से भी जुड़ा है, जिसका शादी भी एक हिस्सा है और वो भी होता है। दूसरी चीज है, अगर आपका सातवें भाव का स्वामी उन नक्षत्रों में से किसी में जाकर बैठता है जो आपको एक खूबसूरत जीवन साथी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर भरणी नक्षत्र या हस्त नक्षत्र या यहाँ तक के श्रवण नक्षत्र दिमाग में आते हैं, क्योंकि ये तुम्हें एक सेक्सी लुक्स वाला जीवन साथी देते हैं, एक मुलायम सी सूरत वाला खूबसूरत जीवन साथी जो कलात्मक कोशिशों में बहुत माहिर होता है और इसीलिए तुम उन्हें बहुत आकर्षक पाते हो। क्योंकि अगर तुम एक कलाकार हो तो तुम अपना अच्छा ख्याल रखते हो, है ना? तुम्हें दर्शकों के सामने जाकर पेश होना होता है। तो आम तौर पर कुछ लोग इतने खूबसूरत नहीं हो सकते, लेकिन वो अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हैं ताकि दर्शकों के सामने अच्छे दिखें, और ये वो प्लेसमेंट है जो नक्षत्रों के जरिए आता है। फिर कुछ राशियां, मिसाल के तौर पर जिस किसी का सातवां भाव मिथुन, कर्क या सिंह हो। सिंह तुम्हें चमक दमक देता है, कर्क तुम्हें एक खूबसूरत, देखभाल करने वाला, प्यार करने वाला, प्रेजेंटेबल जीवन साथी देता है। मिथुन वो शख्स है जो खुद पर बहुत मेहनत करता है। तीसरे भाव का असर होता है छवि और ब्रांडिंग के मामले में। सातवां भाव वृश्चिक में हो तो बहुत चुंबकीय जीवन साथी मिल सकता है। और अगर सातवें भाव का स्वामी जाकर उन नक्षत्रों में बैठता है जो सीधे खूबसूरती से मेल नहीं खाते लेकिन विस्तार से मेल खाते हैं, मिसाल के तौर पर किसी का सातवां भाव का स्वामी जाकर आर्द्रा नक्षत्र में बैठता है जिसका स्वामी राहु है। हालांकि अगर वो जाकर किसी शुभ भाव में बैठता है, जैसे त्रिकोण भावों में, आर्द्रा नक्षत्र में या केंद्र भावों में भी, खास तौर पर चौथा भाव जो घरेलू जीवन का भाव है या लग्न, तो तब भी तुम्हें एक खूबसूरत जीवन साथी मिल सकता है। या मिथुन राशि में दूसरा नक्षत्र
जो पुनर्वसु है, जिसका स्वामी बृहस्पति है, वो भी तुम्हें विस्तार दे सकता है, या खूबसूरती का विस्तार, इस बात का विस्तार कि तुम अच्छे कैसे दिखते हो क्योंकि तुम अपने ऊपर वक्त बिताते हो, खुद पर मेहनत करते हो, या जीवन साथी खुद पर मेहनत करता है, जिसकी वजह से तुम्हें भी एक खूबसूरत जीवन साथी मिलता है। या सातवें भाव का स्वामी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठता है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो वो नक्षत्र जिनके स्वामी शुक्र, चंद्रमा, बुध, सूर्य हैं, वो भी उस जीवन साथी में चमक या खूबसूरती का इजाफा कर सकते हैं अगर सातवें भाव का स्वामी जाकर वहां बैठता है। अब पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी शुक्र है और ये सिंह राशि में आता है, तो यहाँ शख्स को ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो खूबसूरत भी हो और बहुत चमकदार भी, और उसके साथ आकर्षण और शाहीपन भी हो जब कोई उनके साथ किसी मौके पर कदम रखता है। फिर दूसरा अहम प्लेसमेंट है तुला राशि का। अगर शुक्र तुला राशि में बैठता है, या तो सातवें भाव में या लग्न में, या पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें भाव में भी, तो भी जीवन साथी खूबसूरत हो सकता है। ये नोट करना बहुत जरूरी है कि अगर तुम्हारे पहले 5 भावों में शुभ ग्रह हों, जिन्हें तुम्हारे निजी जीवन के भाव कहा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तुम्हारे निजी जीवन से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, जबकि 8वें भाव से आगे के भाव तुम्हारे बाहरी जीवन हैं, खास तौर पर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये बाहरी जीवन के भाव हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तुम्हारा निजी जीवन है। 5वां भाव भी कुछ हद तक निजी जीवन है, हालांकि ये रोमांस के बारे में अधिक है, और तुम किसी ऐसे शख्स से रोमांस नहीं करते जो पहले से घर में है, शायद कुछ हद तक करते हो, लेकिन ये डेटिंग लाइफ ज्यादा है, जो 5वां भाव है। तो अगर तुम्हारे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और कुछ हद तक 5वें भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं, तो तुम्हें एक खूबसूरत पार्टनर मिल सकता है, या बदले में तुम खुद एक खूबसूरत जीवन साथी बन सकते हो। तो यहाँ अगर 7वें भाव का स्वामी स्वाति नक्षत्र में बैठता है, जिसका स्वामी राहु है, लेकिन तुला राशि में, तो तब भी तुम्हें एक खूबसूरत जीवन साथी मिल सकता है, क्योंकि तुला तुम्हें शुक्र के नतीजे देगा, राहु तुम्हें विस्तार देगा, स्वाति तुम्हें खूबसूरती और शान देगा। दूसरी तरफ अगर 7वां स्वामी अनुराधा नक्षत्र में बैठता है, जिसका स्वामी शनि है, लेकिन वृश्चिक राशि में, और 7वें भाव का स्वामी वहां बैठता है, या अगर तुम्हारे इस नक्षत्र में 2 शुभ ग्रह बैठते हैं, खास तौर पर मान लो चंद्रमा और शुक्र जाकर वहां बैठते हैं, तो तब भी तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है अगर ये पहले 4 भावों में है। एक कर्क राशि वाले शख्स के लिए, मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हारा स्वामी चंद्रमा जाकर 7वें भाव में बैठता है और श्रवण नक्षत्र में, जिसका स्वामी चंद्रमा ही है, लेकिन मकर राशि में, तो यहाँ लग्न का स्वामी अपने ही नक्षत्र में और 7वें भाव में चला गया है, तो शख्स भी खूबसूरत हो सकता है और तुम्हें भी एक खूबसूरत जीवन साथी मिल सकता है। अब जिस किसी का 7वां भाव मीन राशि का हो, या तुम्हारा 7वां स्वामी जाकर मीन राशि में बैठता है, उसे भी एक बहुत मासूम सूरत वाला जीवन साथी मिल सकता है, बहुत खूबसूरत, बहुत मुलायम सूरत वाला, बहुत मुलायम चेहरा, बहुत चमकदार चेहरा, बहुत खूबसूरत चेहरा, और खास तौर पर अगर ये रेवती नक्षत्र, जिसका स्वामी बुध है, में हो, बुध तुम्हें जवानी देता है, खेलकूद वाले लुक्स, और मीन तुम्हें मुलायम लुक्स देता है, और मीन का स्वामी बृहस्पति भी है, जो विस्तार का ग्रह है, तो तब भी तुम्हें एक खूबसूरत जीवन साथी मिल सकता है। तो सारांश में कहूँ तो 7वें भाव का स्वामी और लग्न के बीच ऊर्जा का लेन देन, उनमें से किसी में भी 2 शुभ ग्रहों का होना, 7वें भाव का स्वामी जाकर 11वें भाव के साथ ऊर्जा बांटना, या तीसरे भाव में बैठना, या पहले 4 भावों में से किसी में, कुछ हद तक 5वें भाव में, या उन नक्षत्रों में से किसी में बैठना जिनका मैंने जिक्र किया है, खास तौर पर चंद्रमा, शुक्र, बुध, यहाँ तक के राहु के नक्षत्र या वृश्चिक राशि में बैठना, ये सब तुम्हें एक खूबसूरत जीवन साथी दे सकते हैं। अब जल्दी जल्दी में 3-4 कुंडलियों को देखते हैं, उन लोगों की जिनके बहुत खूबसूरत जीवन साथी होने के लिए जाने जाते हैं, और सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं, खास तौर पर सेलिब्रिटीज में से।
मैंने 3-4 कुंडलियां यूं ही रैंडम पर उठाई हैं, खास तौर पर उन लोगों की जिनकी 2-3 शादियां हुई हैं और हर बार उन्हें बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत जीवन साथी मिले हैं। चलो उन्हें जल्दी जल्दी देखते हैं, समझने के लिए कि कौन से प्लेसमेंट तुम्हें एक बहुत खूबसूरत जीवन साथी देते हैं, खास तौर पर उन प्लेसमेंट से कनेक्ट करते हुए जो मैंने अभी बताए हैं। तो यहाँ मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो खुद बहुत खूबसूरत जीवन साथी रखने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है वो खुद भी बहुत खूबसूरत हों और उनकी 2-3 शादियां हुई हों और हर बार बहुत खूबसूरत लोगों के साथ। ये है ब्रैड पिट की कुंडली। हम जानते हैं उसकी 2 शादियां हुई, जेनिफर एनिस्टन के साथ एक बार और फिर एंजेलिना के साथ, और उसने काफी खूबसूरत औरतों के साथ डेट किया है। तो यहाँ देखो, ब्रैड पिट का 7वां भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र पहले 4 भावों में जाता है, असल में तीसरे भाव में जो 7वें भाव से 9वां भाव है, और इसलिए उसे एक खूबसूरत दिखने वाली जीवन साथी मिली। दूसरा, जब तुम उसका नवांश देखते हो, उसके नवांश में उसका 7वां स्वामी शनि उसके लग्न में जाता है। 3 शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति और चंद्रमा पहले 5 भावों में बैठते हैं, उसे एक खूबसूरत जीवन साथी की प्रोबेबिलिटी देते हुए। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुंडली देखते हैं। उसका 7वां स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठा है, एक स्ट्रॉन्ग गस केसरी योग बनाते हुए, जो उसे एक बहुत खूबसूरत जीवन साथी देता है। साथ ही उसका शुक्र जाकर तुला राशि में बैठता है और उसका 7वां स्वामी बृहस्पति उसके चौथे भाव, घरेलू जीवन का भाव पर दृष्टि डालता है। तो न सिर्फ वो राहु के साथ 5वें भाव में खूबसूरत औरतों को डेट करता है, बल्कि बहुत खूबसूरत औरतों से शादी भी करता है। और हम जानते हैं उसकी 3 शादियां हुई और चौथी शादी का ऐलान 1 साल पहले ही हुआ है। हालांकि उसके नवांश में तुम देखोगे कि उसका 7वां स्वामी बृहस्पति जाकर अपनी ही राशि में चौथे भाव में बैठता है। तो वो अपनी औरतों को घर तो लाता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि पहले 4 या पहले 5 भावों में सिर्फ एक शुभ ग्रह है और उससे ज्यादा नहीं, और उसका शुक्र छठे भाव में चला जाता है। तो वो बहुत खूबसूरत औरतों से शादी करता है, खास तौर पर बृहस्पति और चंद्रमा के एक दूसरे पर गस केसरी योग में दृष्टि डालने के कारण चंद्रमा चौथे भाव पर भी दृष्टि डालता है। हालांकि उसके शुक्र के केतु के साथ छठे भाव में होने के कारण वो अपने पार्टनर को खो देता है। फिर पॉप आइकन मैडोना को देखो, उसकी कुंडली में 2 शुभ ग्रह लग्न में बैठते हैं और बृहस्पति और राहु तीसरे भाव में तुला राशि में जाते हैं, जिसकी वजह से उसे भी खूबसूरत जीवन साथी मिलते हैं। हालांकि शनि के चौथे भाव में वृश्चिक राशि में जाने की वजह से वो भी कुछ समय बाद अपने पार्टनर को खो देती है। यहाँ औरतों के लिए शुक्र के बजाय बृहस्पति पहले 4 भावों में बहुत अहम हो जाता है। और अगर तुम उसका नवांश देखो, उसका नवांश वर्गोत्तम है। यहाँ उसके शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति सब पहले 4 भावों में हैं, तो उसे खूबसूरत जीवन साथी मिलते हैं। हालांकि राहु और बृहस्पति फिर से उसके गुरु चांडाल दोष में तुला राशि में हैं, तो वो बहुत खूबसूरत मर्दों से शादी करती है, लेकिन वो तलाक पर खत्म होती है। हालांकि 7वें भाव में शनि उसे कुछ समय के लिए स्टेबिलिटी जरूर देता है। फिर संजय दत्त की कुंडली देखो, यहाँ उसका चंद्रमा 7वें भाव में नीचे का राशि में है और इसलिए उसने भी कुछ बहुत खूबसूरत दिखने वाली औरतों से शादी की। हालांकि फिर से उसके पहले 5 भावों में 2 पाप ग्रह हैं, शनि और केतु, और इसलिए वो अपने ज्यादातर जीवन साथी को खो देता है, खास तौर पर बेहतर दिखने वालों को। जिससे अब उसकी शादी हुई है, वो पहले 3 जीवन साथी जितनी खूबसूरत नहीं है। हालांकि उसका नवांश एक खूबसूरत जीवन साथी का वादा करता है, क्योंकि शुक्र तुला राशि में लग्न में ही जाता है और चंद्रमा और बुध पहले 5 भावों में बैठते हैं। हालांकि केतु के दूसरे भाव में बैठने से उसका रिश्ता खराब होता है और इसलिए रिश्ते टूटने लगते हैं। हालांकि वो बहुत खूबसूरत औरतों को बीवियों के रूप में घर लाता है। फिर जब तुम बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की कुंडली देखते हो, यहाँ तुम पाओगे कि उसके पहले 5 भावों में 3 शुभ ग्रह हैं, शुक्र लग्न में ही, बुध दूसरे भाव में
और बृहस्पति, और जिसकी वजह से उसकी भी 2 शादियां हुई और वो फिर से एक रिश्ते में रहा, बहुत खूबसूरत औरतों के साथ। और ये इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ शुक्र लग्न में है, बल्कि 7वां स्वामी सूर्य लग्न में ही चला गया है। उसके नवांश में भी उसका शुक्र दूसरे भाव में है। हालांकि पहले 5 भावों में बहुत कम शुभ ग्रहों के कारण और इस नवांश चार्ट में सूर्य के उसके चौथे भाव में होने के कारण वो भी अपने पार्टनर को खो देता है। तो दोस्तों, अब जब हमने एक बहुत समग्र तरीके से देख लिया है कि कैसे आप अपनी कुंडली में या अपनी कुंडली के जरिए एक खूबसूरत जीवन साथी के वादे को देख सकते हैं और नवांश के जरिए उसे और ताकत दी जा सकती है, तो कृपया उन लोगों की कुंडलियां देखें जिन्हें तुम जानते हो, या बस सेलिब्रिटी कपल्स की कुंडलियों के साथ खेलें। खास तौर पर ये यकीनी बना लो कि वो कुंडलियां सही हैं, और फिर ये समझने की कोशिश करो कि कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो खूबसूरत जीवन साथी दे सकते हैं। हालांकि हमेशा एक खतरा होता है, अगर शुभ ग्रहों के साथ साथ पाप ग्रहों की भी दृष्टि हो या 2-3 पाप ग्रह पहले 3-4 भावों में बैठ जाएं, तो कैसे शादी चुनौतियों और मुद्दों की तरफ बढ़ सकती है, और वो भी देखना होगा, सिर्फ एक खूबसूरत जीवन साथी का वादा ही नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे निजी परामर्श चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए संपर्क करो। किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।